Yes, hello dear all, welcome again. सो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं सैम्पल पेपर 4 लेक्चर नंबर 3। इसके जस्ट पहले फोर्थ सैम्पल पेपर जो था उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग लेक्चर 3 में भी कुछ ऑसम क्वेश्चंस करेंगे। बट हाँ, ये जो लेक्चर 3 होता है वो थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, तो आपको बहुत सोच समझकर सारे क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं उसे एक बार अच्छे से पॉज करना, पॉज करने के बाद उसे सॉल्व करना खुद से। आफ्टर दैट आप मेरे सॉल्यूशंस को देखना कि आपकी सॉल्यूशंस क्या थी, मेरे सॉल्यूशंस क्या है, क्या कुछ सीखने को मिला, तो सारे आप अच्छे तरीके से करना। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग मूव करते हैं। 32 नंबर तक की क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। वो 32 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें जो पाइप से रिलेटेड था, आप देखे होंगे लास्ट लेक्चर। उसमें क्या था कि एक स्मॉलर पाइप था जो कि x के स्पीड से चल रही थी और जो लार्जर पाइप था वो x प्लस 10 आवर्स ले रहा था। उसमें हम लोग केस क्या किया थे कि आई थिंक 4 आवर्स और 9 आवर्स का गेम था, यानी कि वो 4/x हुआ था और ये हो गया था 9/x प्लस 10 और वो हाफ फिल किया था, यानी कि 1/2। इसे ही हम लोग सॉल्व किए थे और आपके आंसर्स आ गए थे। ठीक है, तो या तो वो क्वेश्चंस कर सकते हो या तो फिर अभी ये क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें क्या है, इन अ फ्लाइट ऑफ 6 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इफ its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed and the time of the flight increased by 30 minutes, find the scheduled duration of the flight। ये भी वही है, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं इसमें। आप एक काम करो, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर मान लो आप। तो रिड्यूस्ड स्पीड कितना हो जाएगा, जो आपकी स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर हुई थी उसमें आप देख रहे हो स्पीड रिड्यूस्ड हो गया 200 किलोमीटर, तो ड्यू टू बैड वेदर आप यहाँ पे लिखोगे ना, ड्यू टू बैड वेदर रिड्यूस्ड स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। भाई आप यूजुअल स्पीड से जाओ या रिड्यूस्ड स्पीड से जाओ, आपकी जो डिस्टेंस है 600 किलोमीटर वो चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड स्लो हो गई तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली 600 किलोमीटर है तो ईच एंड एवरी कंडीशन में 600 ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड हो गया, तो टी इक्वल्स टू क्या होता है, एस अपॉन भी होता है ना। यानी स्पीड कितना हो गया 600, अगर यूजुअल स्पीड से जाओगे तो एक्स लगेगा, या अगर आपकी 600 डिस्टेंस है डिस्टर्बेंस के बाद रिड्यूस्ड स्पीड से जाओगे तो x माइनस 200 लगेगा। इन दोनों के बीच, अच्छा हाँ एक चीज और है, इन दोनों के बीच में हम लोग प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट, मतलब ये पहले जो रिड्यूस्ड जो अब एक्चुअल स्पीड से जा रहा था और जो रिड्यूस्ड स्पीड से गया, इन दोनों का डिफरेंस 30 मिनट हुआ ना, ऐड नहीं करना है। तो इनकी जो डिफरेंस हो गई वो कितनी हो गई, 30 मिनट, बस हो गया। माइनस दिस इक्वल्स टू 30 मिनट, यानी कि 30/60 आवर्स हो गए, यानी कि 1/2 हो गए। बस इसे सॉल्व कर देना, इसे सॉल्व करो x की वैल्यू आ जाएगी। तो शेड्यूल्ड ड्यूरेशन आप निकाल सकते हो x। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं 33 की ओर। यूजिंग द अबव थ्योरम prove that a line through the point of intersection of the diagonals and parallel to the base of the trapezium divides the non-parallel sides in the same ratio। क्या कर रहे हो सर, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेक्शन डी बताया था ना मैं, थोड़े से तो भाई आएंगे डेंजर वाले क्वेश्चंस। अब ये देखने को लग रहा है बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मार्क्स उनकी यहीं पे जाएगी कि करना क्या है, कुछ थ्योरम है उसी के अनुसार। तो एक काम करो, देखो यूजिंग द अबव थ्योरम, कुछ थ्योरम रहा होगा, प्रूफ दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, अच्छा, एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ द ट्रापीजियम। क्या है ट्रापीजियम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं एक ट्रापीजियम का फिगर बना लूंगा। मान लो कि हमारे ट्रापेजियम है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी बना लिया।
अब इसमें डायगोनल्स हैं तो ठीक है ना, डायगोनल्स बना लिया, ऐसे होगा, ठीक है। डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों जो पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल साइड है ना, ये वाला और ये वाला, इसे डिवाइड्स कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं इस तरह से डिवाइड्स करेगा। और मान लो कि ये आपका ई है और ये आपका एफ है और ये जी पॉइंट्स पे दोनों मिल रहा है, इतना तक तो कर ही सकते हो। डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ना, ये और ये और ये और ये दोनों आपस में इक्वल्स होंगे। हमें देखो डीसी पैरेलल ए बी तो दिया हुआ था, हमने एक कंस्ट्रक्शंस लिया उसमें ई एफ पैरेलल ए बी कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, ये सब लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करें यार, कंस्ट्रक्शंस में लिख देना ज्वाइन एसी, लिख सकते हो ना इतना, मीटिंग ई एफ एट जी, इतना तो लिख ही दोगे। तो एक काम करते हैं, आखिर ये कैसे आएगा, देखो इन ट्रायंगल एबीसी, ये जो एबीसी ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से देखो, ये जो ट्रायंगल एबीसी बना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, तो थेल्स थ्योरम यूज करो। क्या बोल सकते हो सर, सी जी अपॉन जी ए इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मान लिया। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, ये था इन ट्रायंगल एबीसी। अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल एडीसी, तो एडीसी में क्या होगा बता सकते हो आप, वही ये लाइन पैरेलल है इसका ना, तो ये लाइन यानी ये ईजी पैरेलल है डीसी का, तो फिर से वही कर सकते हैं, सी जी अपॉन जी ए इक्वल्स टू डीई अपॉन ई ए, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं सी जी अपॉन जी ए डी अपॉन ई ए। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, तो लेफ्ट साइड देखो सी जी बाई जी ए है, सी जी बाई जी ए है, तो राइट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई ए, ये भी इक्वल होंगे ना आपस में, भाई यही तो प्रूव करना था, देखो हो गया। बस देखने को लग रहा था कि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा वो होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ खास था नहीं, आराम से बना दिया आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर कैसे कैसे क्वेश्चंस आज ला रहे हो, क्या करोगे आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally. अच्छा 50 स्कूल में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं 1500 टेंट। द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विथ बेस रेडियस 2.8 एंड हाइट 3.5 मीटर। अच्छा जो बेस रेडियस है वो क्या है, सिलेंडर का शेप है, ठीक है, लिख दिया मैंने, ये सिलेंड्रिकल है यहाँ से, इसका जो रेडियस है वो कितना है 2.8 मीटर, जो जो डेटा है वो मैं लिखते जा रहा हूँ, और हाइट कितना है 3.5 मीटर। चलो, एंड द अपर पार्ट इज कोनिकल, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोन का पार्ट है। इसमें है क्या, सेम बेस रेडियस, यानी कि रेडियस जो है वो 2.8 मीटर ही है, बट हाइट जो है वहां पे चेंज हो गया 2.1 मीटर हो गया। चलिए यहां तक हो गया। इफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट्स कॉस्ट आर एस 120 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द अमाउंट शेयर बाय डी एस। हाँ सही है, कुछ खास नहीं है वैसे। जब ये कोन बनेगा, यहां पे लिखता हूं, जब ये कोन बनेगा, इसमें जो आप ऐसे देखो, ये रेडियस कितना दिया हुआ है 2.8, हाइट कितना दिया हुआ है 2.1, तो स्लैंट हाइट ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये एल, एल स्लैंट हाइट होता है ना, इसका यूज पड़ेगा आपको। स्लैंट हाइट निकाल दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2.8 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। 28 के स्क्वायर कितनी होती है, 28 इंटू 28 करो,
864, तो 8.64 और प्लस 4.41, ये कितना बन जाएगा यार? 13.05 के करीब जा रहा। सही है क्या? ओह वही तो कंप्लीट नहीं आया था, 784 होगा। 7 पॉइंट, वही तो मैं देखा गया, परफेक्ट रूट आना चाहिए। 784 और 441। अब देखो 5, 3 और 12, यानी 1225, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3.5, 1225, 3.5 मीटर। तो एल की वैल्यू आप निकाल दिए, कितना हो गया? 3.5 मीटर। अब कर लो, क्या निकालना है आपको? एरिया ना। इफ द कैनवास इज टू मेक द टेंट कॉस्ट 120 पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया निकालो। एरिया ऑफ कैनवास यूज टू कैनवास यूज टू मेक टेंट, टेंट बनाने में क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे आप सिलेंडर का, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे आप कोन का। हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? 2πRH, और इसका क्या होता है? πRL। हो गया आपके आंसर। 2 इंटू पाई इंटू R 2.8 इंटू H 3.5, दिस प्लस पाई इंटू R हो गया 2.8 इंटू L, देखा ना L का यूज हो गया 3.5। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लिखो, इन दोनों को ऐड करो, आपकी आंसर आ जाएगी। लेकिन आंसर नहीं आएगी, वो आंसर नहीं होगी, वो समथिंग मीटर स्क्वायर आएगा, और वो भी एक टेंट का कॉस्ट होगा। कॉस्ट कहां से? एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल रहा है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एक टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा वो। वैसे ही कितने कितने हैं? 1500 टेंट है। मान लो कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक्स आ गया, एक्स क्या हो जाएगा? वो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1500 टेंट का एरिया कितना हो जाएगा? 1500 एक्स मीटर स्क्वायर। बात को समझ रहे हो? अब इसमें एक चीज और देखा जा रहा है कि टेंट का जो कॉस्ट लग रहा है वो 120 पर मीटर स्क्वायर है, तो इतने मीटर स्क्वायर आ गए, तो टोटल कॉस्ट कितने हो जाएंगे? 1500 एक्स इंटू 120 रुपीज। बात समझना अच्छे से। सबसे पहले हम लोग सिलेंडर था और कोन था, सिलेंडर का सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया निकाला, तो मान लो एक्स मीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ऐसे एक कोन का आया, ऐसे ऐसे 1500 टेंट्स है, एक टेंट का एक्स मीटर स्क्वायर आया, तो 1500 टेंट का 1500 एक्स मीटर स्क्वायर आएगा। एक टेंट का कॉस्ट 120 रुपीज़ है, तो 1500 एक्स टेंट का कॉस्ट 1500 एक्स इंटू 120 रुपीज़। बात समझ रहे हो? और वैसे वैसे 50 स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जितना भी वैल्यू आएगा उसे 50 से डिवाइड कर देना, और उसके बाद जो रुपीज होगा वो आपकी फाइनल आंसर होगी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और फटाफट आप आंसर इसकी कमेंट में करना, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट इसे करो। डू इट फास्ट गाइज। 35, the median of the following data is 525. Find the values of x and y if the total frequency is 100. चलिए x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे इसे? इसमें ये दोनों तो दिए हुआ, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्या निकालोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 है तो 2 रहेगा, ये 2 + 5 7, 7 + x, ये कितना हो जाएगा? 19 + x, ये 36 + x, सही जा रहा है? ये 56 + x, ये 56 + x + y, और ये 65 + x + y, और ये 72 + x + y, और ये 76 + x + y। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यही तो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो लास्ट वाला है वही ना आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट डेटा है वही टोटल फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चंस में दिया हुआ इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100,
दैट मीन्स 76 प्लस एक्स प्लस वाई लास्ट फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी, और इसी की वैल्यू है 100, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 24। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम क्या करोगे, एक्स प्लस वाई 24 आ गया, बट इससे क्या हुआ, एक्स और वाई निकालना है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 525 है, तो मीडियन की फॉर्मूला निकाल दो भाई। मीडियन की फॉर्मूला तो जान ही रहे होगे, क्या होता है, सोचने दो मुझे। मीडियन, हाँ, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी इंटू एच। हाँ, ये तो भाई याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। अब मीडियन कितना है 525, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल टोटल है ना यहाँ पे डेटा, एल 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 हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 20, हाइएस्ट कितना है 20 मीडियन क्लास, तो इसकी लोअर लिमिट कितना है 500, तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस n/2, n/2, n कितना है टोटल 100 ना, n कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी 100, तो 100 का हाफ 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 जो है इसके जस्ट पहले, इसके आसपास का जो डेटा है 36 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला केस 20 इंटू एच 100, एच क्लास इंटरवल यहाँ पे सारे 100 है, इसे आप सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जब एक्स आ जाएगी तो वाई निकाल लोगे। चलिए आगे कर लेना उसे। 36, ओ आई माई गॉड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो गए सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी। A tilling or a tessellation of a flat surface of the covering a plane using one or more geometrical shapes called tiles with no overlaps and no gaps. Historically, tessellations were used in ancient Rome and Islamic art. You may find tessellation pattern on floor, walls, and painting, etc. Shown below, it's a tile surface in the Archaeological Museum of Seville made using squares, triangles and hexagon. देखो स्क्वायर ट्रायंगल्स हेक्सागोन्स का ये फॉर्मेट है। A craftsman thought of making a floor pattern after being inspired by the above design. To ensure accuracy in his work, he made the pattern on the Cartesian plane. अच्छा, ये plane की तरफ यहाँ पे रखा है। He used regular octagon, squares और triangle for his floor tessellation pattern. Use the above figure to answer the questions given below. First क्या पूछ रहा है, what is the length of the line segment joining B and F? अच्छा, second क्या है, the center Z of the figure will be point of intersection of the diagonals of quadrilateral this, then what's the coordinate of z? थर्ड क्या है, थर्ड में या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, क्या करना है, ये इसे जूम करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला डाटा है ना, डेटा इसको जूम करके देखना पड़ेगा। लेंथ निकालना है बी एंड एफ का, देखो ये मैं थोड़ा अलग कर दिया था इसे। बी एंड एफ का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका क्या था, बी एंड एफ का लेंथ निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है, √x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, बी 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 यहाँ है, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है, देखो 1 और 2, तो b की कोऑर्डिनेट कितनी है 1 2, f की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, f f f f f f यहाँ रहा, यानी x में कितना है -2 और 9, ये कितना हो जाएगा -2 और 9, निकाल दो bf, कितना हो जाएगा x2 यानी कि -2 माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 की होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर 9 और ये 7 की होल स्क्वायर 49, 58, √58 इज योर आंसर। ठीक है, √58 इज योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। इसका सेकेंड पार्ट यहां पे है, सेकेंड में करना क्या है वो देखो। फर्स्ट तो हो गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी एफ लाइन सेगमेंट, ये कितना आ गया √158। The center Z of the figure will be the point of intersection of the diagonal of the quadrilateral WXOP. WXOP quadrilateral है, उसका सेंटर Z है। WXOP quadrilateral है, उसका सेंटर Z है और उसी Z की कोऑर्डिनेट निकालनी है। चलो WXOP देखते हैं।
डब्ल्यू एक्स ओ पी कहाँ है, डब्ल्यू एक्स ओ पी कहाँ है, डब्ल्यू, हाँ ये रहा डब्ल्यू एक्स 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 एक्स, ये रहा ओ अरे यार वो कहाँ है, ओ यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, मतलब कि ये ओ यहाँ पे है और पी यहाँ, इसे मिलाना पड़ेगा, तो ऐसे मिलाना पड़ेगा, देखो ऐसे मिलाना पड़ेगा, डब्ल्यू एक्स ओ एंड पी, देखो डब्ल्यू एक्स ओ एंड पी, ओके। और इसका मिड पॉइंट है जेड, कहीं पे इधर होगा और उसी की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, डब्ल्यू का पहले आप निकालो वो पॉइंट्स, डब्ल्यू की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, -6 और 2, हाँ -6 2 हो जाएगा। एक्स की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स ये रहा, ये तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे देखें तो -4 और 0 है। ओ की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, ओ की कोऑर्डिनेट यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये 0.5 है और ये 9 है, 5 और 9 आ रहा है यार, तो लिखो ना, आ रहा है तो वो लिखो। और पी कितना है, 3 और 11, पी कितना है, 3 और 11। तो डब्ल्यू एक्स ओ पी जो है वो तो आपका क्या है, उसका मिड पॉइंट है ओ, जेड जो है ना वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करो। अगर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करें तो मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसे कर दो, नहीं से ऐसे मिला दो, अगर जेड यहाँ पे होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, जेड का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट और पी का कोऑर्डिनेट का हाफ, तो एक्स का कोऑर्डिनेट और पी का कोऑर्डिनेट, यानी कि -4 + 3/2 और 0 + 11/2, यानी कि कितना हो जाएगा, -1/2 और 11/2, दिस इज योर आंसर, -1/2 एंड 11/2। दैट मीन्स इसकी जो आंसर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सेकंड की -1/2 एंड 11/2। ठीक है, थर्ड में देखो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी, इजी है। अगर ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, सबसे पहले ए की कुछ कोऑर्डिनेट रही होगी और जी की कुछ कोऑर्डिनेट रही होगी, इससे इक्वी डिस्टेंस है कौन, देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, वाई एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पे पी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई होगा, और लेट सपोज ये ना y/1 में, λ/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए की कोऑर्डिनेट होगी, जी की कोऑर्डिनेट होगी, पी एक ऐसा पॉइंट है जो λ/1 में डिवाइड कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेट 0 एंड y है, क्या आप y की कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये हो गया। या व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH, AFGH जो बन रहा है उसकी एरिया भी आप निकाल सकते हो, दोनों में कोई भी कर सकते हो, देखो ना AFGH कहाँ है, ए ये रहा, एफ ये रहा, जी ये रहा और एच ये रहा, मतलब ये जो डायग्राम अगर हम लोग देखें तो ये है ए एफ, देखते जाओ AF जी और एच, एरिया निकालना है, आराम से निकल सकता है, कोऑर्डिनेट सारे दे रखा है, आराम से निकाल सकते हो। चलो बताना मुझे, मूव करते हैं 37 की ओर और फटाफट बताना इसके आंसर क्या होंगे। चलिए, द स्कूल ऑडिटोरियम was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chair are to be placed in concentric circular arrangements in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. अच्छा, देखो ये सर्कुलर वे में है, कॉलेज में ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से होते हैं। तो अगर ए की वैल्यू अगर आप 10 मानो तो 10 10 10 10 10 10 10 10 एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 हो गया। और नहीं 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 नहीं, फर्स्ट सर्कुलर जो है वो 30 है जी, ए जो है वो 30 सीट्स हैं और कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 सीट्स हैं और टोटल 1500 पीपल है। पूछ क्या रहा है, इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो है 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। अरे यार A10 बताना है 10th रो में, तो क्या हो जाएगा A + 9D, ए की वैल्यू 30, 9 × D 90, 120 सीट्स।
क्लियर है? सेकंड, फॉर 1500 सीट्स इन ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू लो 1506 यानी कि एस 1500 की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा n/2 ऐसे निकालोगे ना, सॉरी 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 1500 कहाँ से, नहीं ना 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 गड़बड़ हो गया गड़बड़। सेकंड में क्या करेंगे, फॉर 1506 सीट्स इन द हाउ मेनी रोज नीड्स टू बी देयर, ए एन की वैल्यू दिए रखा है ना आपको 1506 टोटल तो ऐड किया होगा ना, नहीं एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना है 1500। अब एन की वैल्यू निकाल दो, n/2 इंटू 2a यानी कि 60 प्लस n-1 इंटू डी 10 और इसी की वैल्यू है 1500। एन की वैल्यू निकाल दो आप, यही नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगे सेकंड के लिए। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज, तो 1500 सीट्स कब होगा, वो एस एन दिया हुआ है, अब आपको एन की वैल्यू निकाल देना। अब इसमें देखो और में या तो ये करो या तो ये करो, if 1500 seats are to be arranged in the auditorium how many seats are still left to put after 10th row, इसमें क्या करेंगे, how many number of seats puts after 10th row, तो S10 निकाल दो, क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a यानी कि 60 प्लस n-1 10-1 इंटू 2 d, इतना कितना हो जाएगा ये वैल्यू 750। तो 1500 में से 750 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा, ये भी 750 हो जाएगा इसके आंसर। थर्ड अगर देखें, इफ देयर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, अगर टोटल 17 रोज हैं हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो, तो 8 इधर और 8 इधर और एक यहाँ पे, तभी तो 16 होंगे, मतलब 17 हो गए, मतलब कि जो 9th रो होगा ना वही आपकी मिडिल होगी, तो A9 कितना हो जाएगा A प्लस 8D यानी कि 30 प्लस 8 इंटू डी 90 यानी कि 120, सॉरी डी की वैल्यू 10 है ना तो 80 हो जाएगा यानी कि 110। ठीक है, मिडिल रो में जो होंगे सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स वो 110 होंगे। क्लियर हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का केस था। अब आते हैं 38 पे, चलो इसे भी कर दो फटाफट। इसके आंसर्स कैसे करेंगे ये भी अगर देखा जाए तो वी ऑल हैव सीन एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट of how they actually reach the correct destination. Air traffic control ATC is a service provided by ground-based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and the given section of controlled airspace and can provide advisory services to aircraft in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. बस ये लिखा हुआ रहता है, यहाँ से देखो at a given instant ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point of the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds it is observed that the angle of elevation changes to 30 degree. The height of the plane remains constantly as 3000 √3. Use the above information to answer the given. Draw a neat leveled figure to show the above situation. अरे यार देखने को है, देखन में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, लेकिन वैसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा है लेकिन इसका मीन बहुत छोटा है। यहाँ पे सिंपल अगर देखें ना तो ये ऑब्जर्वर है ए, ऐसे यहाँ पे दो दो देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब ये फ्लाइट है यहाँ पे मान लो पी पोजीशन पे है और ये धीरे धीरे मूव किया और आ गया क्यू पे, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा और कुछ भी नहीं है। ग्राउंड से जो डिस्टेंस है ना वो दे रखा है 3000 √3 मीटर। मान लो ये बी है, मान लो ये सी है, मान लो ये बी सी पी क्यों हो गया। इसमें करना क्या है ना कि ये जो एंगल है ना ये वाली एंगल है 30 डिग्री और ये पूरी जो बड़ी वाली एंगल है वो है 60 डिग्री। क्लियर है, फिगर तो बन गया। व्हाट इज द डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, नहीं निकलेगा। tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का यूज करोगे तो tan 60 डिग्री PB बाई AB, तो PB कितना है 3000 √3 अपॉन AB। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ये दोनों कैंसिल, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर।
ये 3000 आ गया। tan 30 का यूज करो, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। tan 30 के लिए QC कितना हो जाएगा 3000√3 अपॉन AC। ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा बताओ आप ही। 3000√3 इंटू √3 9000 आ गया। AC 9000 है, AB 3000 है, तो BC कितना हो जाएगा 6000। 15-30 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है 6000 मीटर। क्लीन बोल्ड हो गया। तो ये था सैंपल पेपर 4 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे सैंपल पेपर 5 से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।